हम अक्सर ये मानकर चलते हैं ना कि अगर हमारे पास मतलब एक समाज के रूप में असीमित संसाधन हो और अत्याधुनिक तकनीक हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि बस पैसा और संसाधन होने चाहिए, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। सही कहा। और इसी बात पर मैं सोच रही थी, कल्पना कीजिए एक बहुत ही शानदार करोड़ों रुपए की रेसिंग कार की। एकदम टॉप मॉडल। हाँ, उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन लगा है, उसके एरोडायनामिक्स बिल्कुल परफेक्ट है और सबसे बेहतरीन ईंधन भरा है। लेकिन क्या? लेकिन उस कार में स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। अरे बाप रे, तो वो कार अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय सिर्फ एक भयानक दुर्घटना का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। मतलब इंजन की ताकत जितनी ज्यादा होगी, बिना दिशा के वो तबाही भी उतनी बड़ी लाएगी। और यही बिना दिशा की ताकत का सबसे सटीक उदाहरण है। और जब हम मानव इतिहास और आज के समाज की ओर देखते हैं ना, तो हमारी आज की इस गहन चर्चा का आधार भी कुछ ऐसा ही है। एक बहुत ही सटीक तुलना है ये। तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कृपाशंकर पांडे द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक लेख है, प्रमा, संतुलित मानव प्रगति का आधार, जो मूल रूप से श्री प्रभात रंजन सरकार के दर्शन की गहराई में उतरता है। हाँ, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी महान सभ्यता इसलिए पतन की ओर जाती है क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी हो जाती है, ये कोई बाहरी आक्रमण होता है। हाँ, इतिहास की किताबों में तो यही बताया जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये लेख एक बिल्कुल अलग और मतलब चौंकाने वाला दावा करता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस लेख के अनुसार मानव इतिहास की अधिकांश विफलताओं का मूल कारण संसाधनों का अभाव था ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या था? उनका पतन प्रमा के अभाव, दोषपूर्ण विचारों और अव्यवस्थित सामाजिक आर्थिक प्रणालियों के कारण हुआ। तो हमारा मिशन आज केवल इतिहास की वो क्या कहते हैं, शव परीक्षा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि अपार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं होने के बावजूद मानव समुदाय आखिर भटक क्यों गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे प्रमा का ये सिद्धांत आज के आधुनिक जीवन की जटिलताओं का एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान देता है। बिल्कुल। मुझे इसी बिंदु पे थोड़ा रोकना है, क्योंकि इतिहास ने तो हमें यही सिखाया है कि रोमन साम्राज्य हो या कोई और सभ्यता, वो अकाल या युद्धों से खत्म हुए। हाँ, एक आम धारणा ही है। तो अगर कमी संसाधनों की नहीं थी तो ये प्रमा वास्तव में क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक शब्द है या इसका कोई ठोस अर्थ भी है? देखो, प्रमा को समझना इस पूरी चर्चा की कुंजी है। जब हम संतुलन या बैलेंस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक रुकी हुई तराजू, जहां दोनों पलड़े बिल्कुल स्थिर हैं। बिल्कुल, लेकिन श्री प्रभात रंजन सरकार के दर्शन में प्रमा का अर्थ कोई जड़ या रुकी हुई अवस्था नहीं है। अच्छा। यह एक सम्यक, गतिशील और प्रगतिशील संतुलन है। मतलब एक डायनामिक और प्रोग्रेसिव बैलेंस। गतिशील संतुलन मतलब क्या ये एक साइकिल चलाने जैसा है? हाँ, कैसे? जैसे अगर आप साइकिल पर रुक गए तो आप गिर जाएंगे। संतुलन बनाए रखने के लिए आपको लगातार पेडल मारते रहना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। अरे वाह, यह एक बहुत अच्छी उपमा है। गति और संतुलन दोनों एक साथ चाहिए। और यह संतुलन किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव अस्तित्व के 3 मुख्य स्तरों पर एक साथ होना चाहिए: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो स्रोत सामग्री ये कह रही है कि पिछली सभ्यताएं इसीलिए चरमरा गईं क्योंकि वे इस गतिशील संतुलन को साधने में विफल रहीं। बिल्कुल, उन्होंने शायद भौतिक रूप से विशाल साम्राज्य खड़े कर लिए होंगे, लेकिन उनका मानसिक या आध्यात्मिक विकास उसी अनुपात में नहीं हुआ, जिससे उनकी नींव खोखली हो गई। सही कहा। लेकिन क्या एकांगी विकास, मतलब किसी एक दिशा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाना, सच में इतना बुरा है? वो कैसे? ये तो दुनिया पर राज कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि भौतिकता ही सफलता का एकमात्र पैमाना है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। मैकेनिज्म? हाँ, जब कोई समाज केवल भौतिक विकास पर अपना पूरा ध्यान लगाता है तो वो अनिवार्य रूप से नैतिकता की कीमत पर होता है। मतलब नैतिकता पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। लेख स्पष्ट करता है कि अति भौतिकता मनुष्य को केवल एक आर्थिक इकाई या उपभोग करने वाली मशीन में बदल देती है। बस कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं हम। जब सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा बन जाता है तो इंसान दूसरे इंसान का शोषण करने लगता है। भ्रष्टाचार, असमानता और पर्यावरणीय विनाश, ये सब उसी असंतुलन के लक्षण हैं।
ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है ना। हाँ, बाहर से समाज भले ही शक्तिशाली दिखे, लेकिन अंदर से वो अपनी ही नींव काट रहा होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस अंधी दौड़ से तंग आकर आधुनिक समाज में एक नया चलन शुरू हुआ है। आप किस चलन की बात कर रही हैं? वो आध्यात्मिक पलायन या स्पिरिचुअल एस्केपिज्म। मतलब लोग अपने करियर, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागकर संन्यास लेना चाहते हैं। हाँ, सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना। तो क्या वे लोग इस प्रमा के करीब हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दर्शन उस एकांगी दृष्टिकोण को भी पूरी तरह स्वीकार करता है। अच्छा, वो भी गलत है? हाँ, देखो, अगर आप आध्यात्मिकता के नाम पर समाज की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का भयानक असंतुलन है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर समाज के सभी अच्छे और विचारशील लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागकर पहाड़ों पर चले जाएंगे तो समाज को कौन चलाएगा? फिर तो सत्ता स्वार्थी और भ्रष्ट लोगों के हाथ में ही जाएगी। बिल्कुल। प्रमा एक तिपाई की तरह, मतलब एक 3-legged स्टूल। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये 3 पैर हैं। और अगर एक भी पैर छोटा या बड़ा हुआ तो संतुलन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र प्रस्तुत करती है। हाँ, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। बिल्कुल, जिसका अर्थ है अपने आत्मिक उत्थान के लिए साधना करना और साथ साथ समाज के कल्याण के लिए सक्रिय योगदान देना। यही सूत्र प्रमा का हृदय है। यह स्पष्ट करता है कि आत्म विकास और समाज विकास 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। दोनों जुड़े हुए हैं। केवल अपने कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना इंसान को संकीर्ण बना देता है। आप अपने भीतर शांति तो पा सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास का समाज जल रहा है तो वो शांति सच्ची नहीं है। बिल्कुल सही। मैं इस पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, पूछे। आज के समय में बहुत से कॉर्पोरेट लीडर्स और आम लोग भी चैरिटी करते हैं, NGOs चलाते हैं, यानी जगत हिताय, समाज कल्याण का काम तो कर रहे हैं। हाँ, काफी लोग करते हैं। तो क्या सिर्फ सोशल वर्क करना ही इस दर्शन के हिसाब से काफी है? यही वो जगह है जहां लेख गहराई में जाता है। बिना आत्म मोक्षार्थम यानी आध्यात्मिक आधार के किया गया जगत हिताया अक्सर दिशाहीन हो जाता है। दिशाहीन? वो कैसे? अगर आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना नहीं है तो आपका सामाजिक कार्य भी आपके अहंकार को पुष्ट करने का एक साधन बन सकता है। अरे हाँ, जैसे वो PR स्टंट या केवल नाम कमाने की इच्छा। बिल्कुल। प्रमा इन दोनों अतिवादी छोरों के बीच एक सेतु है। ये सिखाती है कि सामाजिक कार्य बिना किसी स्वार्थ के एक आध्यात्मिक कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। तो अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहें, क्योंकि हमारे स्रोत एक अत्यंत व्यवहारिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को अपने जीवन में लागू करना चाहे तो भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों को संतुलित करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या हो सकता है? ढांचे के आधार पर हम एक स्पष्ट योजना देख सकते हैं। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम भौतिक आधार को मजबूत करना है। इस दर्शन में गरीबी अभाव का महिमा मंडन नहीं किया गया है। मतलब शरीर को स्वस्थ रखना, सही और नैतिक तरीके से आजीविका कमाना। हाँ, और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना, ये पहला आवश्यक चरण है। यानी पैसा कमाना बुरा नहीं है, बल्कि वो उस संतुलन की पहली शर्त है। हाँ, बशर्ते वो शोषण पर आधारित न हो। दूसरा कदम है मानसिक और बौद्धिक विस्तार। मतलब सिर्फ खाने और कमाने तक सीमित नहीं रहना। बिल्कुल। इंसान केवल खाने और कमाने के लिए नहीं बना है। उसे अपने मन को संकीर्ण विचारों, अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों से मुक्त करना होगा। इसमें नया ज्ञान प्राप्त करना या तार्किक सोच विकसित करना शामिल है। सही कहा। और तीसरा कदम वो आध्यात्मिक साधना है जो उसे भीतर से स्थिर करती है, ध्यान या आत्मचिंतन के माध्यम से। हाँ, और इन तीनों कदमों को एक साथ पिरोने वाला चौथा तत्व है सामाजिक उत्तरदायित्व। तो जब आप शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से जागरूक और आध्यात्मिक रूप से शांत होते हैं, तब आप जो भी सामाजिक कार्य करते हैं वो सच्चा और प्रभावशाली होता है। यही व्यक्तिगत जीवन में प्रमा है। हमने व्यक्तिगत प्रमा की बात तो कर ली, लेकिन मान लीजिए मैं अपने जीवन में ये संतुलन ले भी आऊं, मैं एक बहुत ही संतुलित जीवन जी रही हूं, पर जिस अर्थव्यवस्था या समाज में मैं फंसी हूं वो पूरी तरह से भ्रष्ट, शोषक या असमान है, तो मेरा ये व्यक्तिगत संतुलन कब तक टिकेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या लेख ये बताता है कि व्यक्तिगत प्रमा को बचाए रखने के लिए हमें पूरे सिस्टम को ही बदलना होगा? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यही इस लेख का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। अच्छा? प्रमा केवल एक व्यक्तिगत सेल्फ हेल्प टूल नहीं है, ये आधुनिक समाज के पुनर्गठन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब समाज को भी संतुलित होना पड़ेगा। बिल्कुल।
व्यक्तिगत संतुलन तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि सामाजिक संरचनाएं भी उसी संतुलन पर आधारित न हों, और यहीं से प्राउड का जन्म होता है। प्राउड, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, मुझे यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। हाँ, बताइए। क्या ये कम्युनिज्म का कोई नया रूप है जहाँ सबको सब कुछ बराबर बांट दिया जाता है, या फिर ये कोई आध्यात्मिक पूंजीवाद है? मतलब आर्थिक स्तर पर ये काम कैसे करता है? देखो, ये ना तो पूंजीवाद है और न ही कम्युनिज्म। इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के तर्क को देखना होगा। पूंजीवाद मानता है कि व्यक्ति को असीमित भौतिक संपत्ति जमा करने की छूट होनी चाहिए, जो आज हम देखते ही हैं। और कम्युनिज्म मानता है कि सब कुछ राज्य के नियंत्रण में हो और सबको बिल्कुल बराबर हिस्सा मिले, जो मानवीय प्रेरणा या इंसेंटिव को मार देता है। सही बात है, फिर कोई मेहनत क्यों करेगा? प्राउड का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि इस धरती के भौतिक संसाधन सीमित हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक जमा कर लेता है, तो इसका सीधा गणित यह है कि किसी ना किसी को भूखा सोना पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही सीधा कॉज एंड इफेक्ट है। अगर पाई का साइज फिक्स है और एक व्यक्ति आधी पाई खा जाए, तो बाकी लोगों के लिए तो कुछ बचेगा ही ना। बिल्कुल। इसलिए प्राउड समान वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता, बल्कि विवेकपूर्ण वितरण की बात करता है। विवेकपूर्ण वितरण मतलब रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, समाज के हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा पूरी होनी चाहिए। यह समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तो बेसिक नीड्स हो गई। लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति समाज के लिए अधिक योगदान देता है, अपने विशेष कौशल या मेहनत से उसे अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड्स। हाँ, हालांकि भौतिक संपत्ति जमा करने की एक अधिकतम सीमा भी होनी चाहिए। ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या? जो लोग आज सत्ता में हैं, वे कभी भी अपनी संपत्ति की सीमा तय नहीं होने देंगे। तो इस सिस्टम को लागू कौन करेगा? आज के राजनेता। वे तो खुद असंतुलित हैं और सत्ता के भूखे हैं। और इसी समस्या के समाधान के रूप में श्री सरकार सद्विप्र समाज की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। सद्विप्र? हाँ, सद्विप्र का मतलब कोई जाति, वर्ग या कोई धार्मिक पद नहीं है। तो क्या ये एक तरह की स्पिरिचुअल डिक्टेटरशिप या आध्यात्मिक तानाशाही है, जहां कुछ चुनिंदा लोग जो खुद को बहुत पवित्र मानते हैं, वे बाकी समाज पर राज करेंगे और तय करेंगे कि क्या सही है? ये एक बहुत ही वाजिब डर है, लेकिन सद्विप्र का कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल विपरीत है। वो कैसे? तानाशाही हमेशा सत्ता के लालच से पैदा होती है, जबकि एक सद्विप्र वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में प्रमा यानी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन हासिल कर लिया है। तो उन्हें सत्ता का लालच नहीं होता? नहीं, वे सत्ता के भूखे नहीं होते। वे समाज के नेतृत्व को एक व्यक्तिगत लाभ के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर कर्तव्य और सेवा के रूप में देखते हैं। तो वे समाज के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह काम करते हैं। ये उपमा कैसे? जैसे जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो इम्यून सिस्टम उसे ठीक करने के लिए सक्रिय हो जाता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो वो शांति से बैकग्राउंड में रहता है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है। सद्विप्र समाज के केंद्र में रहकर ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक वर्ग, चाहे वो पूंजीपति हो, सैन्य बल हो या बुद्धिजीवी हो, बाकी समाज का शोषण ना कर सके। मतलब वो संतुलन बनाए रखते हैं। हाँ, जब भी सत्ता भ्रष्ट होने लगती है तो ये सद्विप्र उस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और संतुलन को वापस स्थापित करते हैं, शोषक व्यवस्थाओं को बदलते हैं। बिल्कुल। लेख के अनुसार जब तक सत्ता ऐसे नैतिक और संतुलित लोगों के हाथ में नहीं होगी, तब तक कोई भी आर्थिक नीति या तकनीकी प्रगति मानवता को विनाश से नहीं बचा सकती। अद्भुत और गहरी चर्चा रही है। अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें, तो सबसे बड़ी सीख ये निकल कर आती है कि हमारे पास कितनी भी अत्याधुनिक तकनीक आ जाए, AI आ जाए, असीमित ऊर्जा आ जाए, हाँ, जब तक हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे सामाजिक ढांचे में प्रमा यानी वो डायनामिक 3 डायमेंशनल बैलेंस नहीं होगा, हम उस बिना स्टीयरिंग वाली शक्तिशाली रेसिंग कार की तरह ही रहेंगे, जो अंततः क्रैश होने के लिए ही बनी है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रमा कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए और बस काम खत्म हो गया। ये तो रोज का काम है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये तय करना कि क्या मेरी भौतिक भूख मेरी मानसिक शांति को तो नहीं खा रहे, फीस्टिंग और ओसीलिंग, या क्या मेरी व्यक्तिगत शांति मुझे समाज के प्रति मेरे कर्तव्यों से तो विमुख नहीं कर रही। बिल्कुल।
सूचनाओं की अधिकता और अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली के इस दौर में ये दर्शन हमें खुद का और अपने समाज का मूल्यांकन करने का एक स्पष्ट नजरिया देता है। ये वाकई हमें सिखाता है कि भौतिक जरूरतें और आध्यात्मिक उन्नति एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रगतिशील यात्रा के दो पहिए हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूं जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दे। वो क्या? देखो, हम संतुलन की, शांति की और एक न्यायपूर्ण समाज की बातें तो बहुत करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करें कि यदि कल ही किसी चमत्कार से ये पूरी तरह से संतुलित सद्विप्र समाज स्थापित हो जाए। एक परफेक्ट दुनिया। हाँ, जहाँ कोई अराजकता नहीं है, कोई अंधाधुंध भागदौड़ नहीं है, कोई शोषक व्यवस्था नहीं है, सब कुछ एक प्रोग्रेसिव और डायनामिक बैलेंस में है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि क्या आज की इस अतिवादी, तनाव और हर पल एक नए ड्रामे की अभ्यस्त हो चुकी हमारी आधुनिक मानसिकता उस सच्ची शांति और गहरे संतुलन को बर्दाश्त भी कर पाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या क्या चरम सीमाओं में जीने की हमारी जो पुरानी लत लग चुकी है, वो उस कार के उस नए स्टीयरिंग व्हील को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी और उस संतुलन का ही विरोध करेगी? मतलब क्या मानवता सच में संतुलन के लिए तैयार है, या हमें अपनी बीमारियों से ही प्यार हो गया है? बिल्कुल यही। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।